हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चे फटाफट से आ जाओ जी, आ जाओ। नया टाइम, वही जगह, ठीक है, वही सब्जेक्ट, बट टाइम नया, ठीक है। तो आ जाइए जी, आ जाइए। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो षष्ठी, हेलो उमेश, हेलो चिकारा, मंजीत, प्रियांशु, हेलो भूमि, प्रीति ठाकुर, प्रतीक्षा, हेलो अंशु, हेलो सोनाली, हेलो प्रियांशु, हेलो सूरज, सृष्टि, मंजीत, विवेक, नसरुद्दीन, हेलो लक्ष्मी नारायण, सरिता, राम नवल। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? नागेंद्र क्या लिखना चाह रहा है भाई, क्या लिखना चाह रहा है? सर डेनियल नट एप चेंज होता है। सर डेनियल नट कौन सा होता है? ये डाउट नट होता है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप सब? आ जाओ जी, आ जाओ आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, आप भी हो, ठीक है। गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, इन चैप्टर में लास्ट टाइम से ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप। अंगूर, अंबेडकर, अनुराग बेटा थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा ना अच्छे से। लाइव में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, रिकॉर्डेड में कम लगता है बेटा। लाइव में टाइम ज्यादा लगता है, रिकॉर्डेड में कम लगता है। सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मेहनत करने के बाद भी। यार देखो, मार्क्स आपने जो गलत किया है उस पर आप ध्यान दो तो बढ़ेंगे, ठीक है। जो गलत किया है उस पर ध्यान दोगे तो बढ़ोगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार आज आपकी 4 बजे बायोलॉजी की क्लास थी, वो आपकी नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपकी बाकी क्लासेस तो एज वेल एज चलती रहेगी, ठीक। और कल आपकी बायोलॉजी क्लास हो जाएगी। हेलो हेलो प्रिंस, ठीक है। आपका टेलीग्राम आईडी दे दो। अरे यार क्या करोगे टेलीग्राम आईडी लेकर के? जिनको दिया है उनके मैं मैसेज की रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, कल का रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल का रिवाइज करते हैं बेटा और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 7 तक देख लिया था, बहुत कुछ देख लिया था। आज बहुत कुछ देखना बाकी है, ठीक। ओके, आज का लेक्चर भी बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज होने वाला है। एकदम मस्त, झूम जाओगे आप, एकदम बढ़िया। ओके, तो अभी तक हमने जो देखा है उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम ई से लिखते हैं, ओके। विद्युत ऋणता को हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। यस और नो? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं पुराना रिवाइज करवा देता हूं। तो सब बच्चे अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध के रखें अच्छे से। एक और शानदार सफर आपका इंतजार कर रहा है। थोड़ा झूमोगे, सब होगा। तो भाइयों, हाँ जी, हमने क्या देखा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा, इलेक्ट्रॉन बंधुता देखा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है, उस दौरान हमें किससे मतलब है? निकलने वाली ऊर्जा से मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो सिस्टम की ऊर्जा घट जाएगी। तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होगा? ऋणावेशित होगा, ओके। तो ऊर्जा निकल गई, जो निकली है ना। अब जैसे कि मान लो इस प्रोसेस में सपोज करो माइनस 20 किलो जूल ऊर्जा निकल गई, ये निकल गई। तो यही है हमारी विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के दौरान जो ऊर्जा निकली वही ऊर्जा है हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता। सिस्टम के हिसाब से तो हम देखेंगे सिस्टम की तो घट गई, लेकिन हमें तो क्या मिली? इतनी ऊर्जा मिली ना, बस यही ऊर्जा है हमारी विद्युत ऋणता। अब अगली बात, हाँ जी, इतनी बात हमने देख ली, ओके। फिर हमने आगे बढ़े और हमने कुछ और चीजें समझी। मैंने ये बताया था आपको, जब मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा मैंने, तो क्या बना? O- बना। इस दौरान ऊर्जा निकलती है। तो डेल्टा एच का मान क्या आता है बेटा? डेल्टा एच का मान आता है ऋणात्मक। जैसे कि यहां पे मान आता है -141 किलो जूल, ये पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। लेकिन अब जैसे ही मैंने O- बनाया, तो अब O- में इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो आपको भी पता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहां पर जब ये O-2 बनाएगा तो उल्टा यहां पे डेल्टा एच
धनावेशित आता है, मतलब ऊर्जा देनी पड़ती है मुझे। और लगभग लगभग इसका मान, अपन को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना, बस मैं बोल रहा हूं लगभग 740 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ती है। यहां तो निकलती है इतनी ऊर्जा, और यहां देनी पड़ी तब जाकर के दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि यार प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना डिपेंड करता है आपके एटम के ऊपर, वो कैसा है। वहां ऊर्जा निकल भी सकती है या दी भी जा सकती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा उस केस में तो आपको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि समान समान के बीच में प्रतिकर्षण होगा। इस प्रतिकर्षण, आप दो चीजों को मिला रहे हो, जबरदस्ती मिला रहे हो, मतलब आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो, हाँ या ना? ओके, तो वहां तो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखो, पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, एड होता है, तो उस दौरान या तो ऊर्जा निकल सकती है या देनी पड़ सकती है। जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे या आगे के इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करोगे तो वहां तो ऊर्जा आपको चाहिए। समझ में आया? इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि यार इसको प्रभावित करने वाले कारक है। समझ में आया बेटा? फैक्टर्स, अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ई। ई को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला आकार, एटॉमिक साइज। तो मैंने आपको ये कहा था कि ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, जो मैं बोलूं वो करना कि यार आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो नाभिक और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरियां ज्यादा होगी। जितना बड़ा आकार उतनी ज्यादा दूरियां ज्यादा तो आकर्षण कम, बुलाएगा कम, मतलब उसकी तरफ इसका अट्रैक्शन कम होगा। आकर्षण कम होगा तो ऊर्जा कम निकलेगी। तो आकार बढ़ने पर ई का मान घटता है, मतलब एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरी बात, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट तो कहता ही आओ हमारे नजदीक आओ, तो जितना जल्दी नजदीक आएगी उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो जेड इफेक्ट तो समानुपाती होता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो ये का मान बढ़ेगा। बोलो, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आयनन ऊर्जा में इसने हेरफेर करा था, यहां पर भी ये हेरफेर करेगा। जैसे आयनन ऊर्जा में हेरफेर किया था, यहां पर भी ये हेरफेर करेगा। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है कि यार फुल फील्ड, जैसे कि P6 हो गया, D6, D10 हो गया, F में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए या S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जैसे कि P3 हो गया, D5 हो गया, F7 हो गया, ये ज्यादा स्थायी है। तो अब मैं इनमें इलेक्ट्रॉन डालूं, ये चाहेंगे ही नहीं हम ले। अरे भाई ये चाहेंगे ही नहीं हम ले, तो इनके लिए ऊर्जा निकलती नहीं है, उल्टा देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है सिस्टम? इनमें ऊर्जा निकलती नहीं है, उल्टा इनको ऊर्जा देनी पड़ती है कि तुम लो, इलेक्ट्रॉन भी लो और ऊर्जा भी लो। ठीक है कि यार रख ले यार, अच्छा मैं रख तो लूंगा लेकिन मेरे को कुछ चाहिए, ले पैसे भी ले ले। खुश? अब तो खुश? हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वाली बात है, हाँ या ना? बुआ जी जब आती है राखी पे तो नारियल भी देती है। नहीं नहीं मेरे को नारियल के साथ पैसे भी चाहिए, ले पैसे भी ले, मिठाई भी खा। ओके, हाँ जी, तो वो वाले सीन है। तो क्या यार ये यहां तक कितनी बातें हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे। ठीक है, ओके। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कुछ अच्छे अच्छे बिंदुओं पर, कुछ अच्छी अच्छी बातों पर। हैं जी? तो अब हम बात करेंगे ये का आवर्ती विचलन। हेडिंग डाल लो, ई का आवर्ती विचलन, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का आवर्ती विचलन क्या होता है, कैसे होता है आवर्त सारणी में। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो हमें यह पता है कि आकार घटता जाता है। आकार घटता जाता है तो ये का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं अर्थात ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है। आकार बढ़ता जाता है तो ये का मान घटता जाएगा। यस और नो, यस और नो, समझ में आया? ये हो जाएगा। कूल कूल, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठंडे ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करेंगे। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन करें उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है, वहां ऊर्जा निकलती ही नहीं है। समझ में आ रहा? हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि नहीं बोल रहा हूं। दोनों शब्दों को सुनना। मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, निकलने वाली ऊर्जा। निकलेगी तो हमारा फायदा होगा, सिस्टम का भले नुकसान हो, हमें उससे मतलब नहीं। या फिर देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता निकलने वाली ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेगी मैं तो निकलूंगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि सिस्टम की हानि। वो सिस्टम को देखती है, ये बाहर सराउंडिंग को देखती है। देखो, दोनों का अपना अपना अलग अलग दायरा है। दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बात करती है परिवेश की ऊर्जा बढ़ी के घटी। ठीक है, परिवेश। और जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि निकाय के ऊपर बात करती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि यार ऊर्जा निकल गई, बाहर की ऊर्जा बढ़ गई, मेरी तो घट गई ना। हाँ है ना, मैंने तेरे को पैसा दिया, मेरा तो पैसा घट गया ना, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन, अगर मैं अक्रिय गैसों की बात करूं, क्या अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा होता है? होता है। तो क्या उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है? नहीं है। तो क्या ऊर्जा निकालेंगे? नहीं। तो उनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यह मैं कहना चाहता हूं। अक्रिय गैसों का अष्टक पूर्ण होता है, अतः वे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है। इसलिए उनके लिए ईए का मान 0 या ऋणात्मक होता है। ठीक है, मैं ईए बोल रहा हूं बेटा। ठीक है, ऋणात्मक होता है। या इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, ये सिस्टम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, सिस्टम को तो ऊर्जा मिल गई ना कि यार ये निकाल नहीं रहा, ले नहीं रहा, हमें इसको ऊर्जा देंगे तो सिस्टम की तो ऊर्जा बढ़ गई ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि धनात्मक होती है। ठीक है, बस साइन का, बस चिन्ह का फर्क है और कुछ नहीं है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, 4 धातुएं। अब धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागती ना, वो लेगी क्यों? तो इनके लिए भी कम आता है इसका मान। 4 धातुओं के लिए भी ये का मान ऋणात्मक या अल्प धनात्मक होता है। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, हेलोजन को सबसे बढ़िया फायदा है, क्योंकि हेलोजनों के बाइतम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अष्टक पूरा हो जाएगा।
हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आए, वो तो चाहता ही है मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन लेते उनका काम हो जाएगा। हेलोजनों की ए अपने आवर्त में सर्वाधिक होती है। और सर्वाधिक होती है क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन की होती है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन। सर फ्लोरीन होना चाहिए था, मैं बताऊंगा क्यों, लिख लो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से, जहां तक मैं एक वर्क कर देता हूं। ठीक है, हाँ जी, नोट कर लिया बेटा। ओके, हाँ ये हो गया। तो ये होता है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये हमने देख लिया। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या देखते हैं, इनके क्रम देखते हैं। हाँ जी, ये का क्रम ध्यान से देखना, बड़ी शिद्दत से देखना, है ना। आप हिलोगे, बहुत हिलोगे, ठीक है, बट मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, आवर्त एक में पहला आवर्त, पहले आवर्त में दो ही तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, इसका विन्यास होता है 1s2। ये तो पहले ही भरा हुआ है। ये चाहेगा ताकि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेते ही मेरा द्विष्टक तो कंप्लीट हो जाए, एस तो पूरा फिल हो जाए। तो ये का मान किसके लिए ज्यादा आएगा बताओ। हाँ जी बोलो। H की, तो यहां पर ये क्या है, ऑलरेडी स्थायी विन्यास है, पूर्ण पूरित है। तो ये का मान किसके लिए ज्यादा होगा, H के लिए ज्यादा होगा हीलियम से, क्योंकि यह आसानी से ऋणायन बनाना चाहेगा इसके मुकाबले। ठीक है भाई, नहीं हूं फैन यार, देख लेता हूं एक दो बार इंस्टाग्राम पे तो दिख जाता है। ठीक है, तो यार H, हम वैसे तो बोलते हैं कि बाएं से दाएं चलने पे ये का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये पहली अक्रिय केस आ गया, तो काम वहीं पे फिनिश हो गया। पहले आवर्त में ही देख लिया। आवर्त नंबर 2 में देखो, अब आएगा बढ़िया अच्छे से, देखो ध्यान से। लिथियम समझना गौर करके, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। एक शब्द में पूछूं सर पोजीशन नहीं नेगेटिव होगा, कहां लिख दिया मैंने यार। बेटा एक एक कमेंट बार बार मत करो, सर पोजीशन नहीं नेगेटिव होगा, सेकंड आउट पॉजिटिव। एक का मान अल्प धनात्मक, मतलब बहुत कम धनात्मक, बहुत कम निकले भाई। मान लो वो इलेक्ट्रॉन ले भी रहे ना तो बहुत कम लेंगे। अल्प धनात्मक, शून्य या शून्य, ऐसा लिख लो इसको। ठीक है, शून्य या शून्य, शून्य या अल्प धनात्मक या ऋणात्मक लिख लो। ठीक है,
ओके, खुश 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 खुश, शून्य या अल्प ऋणात्मक लिख लो। वैसे इनसे क्वेश्चन आता नहीं, बस वो समझाना था। शून्य या अल्प ऋणात्मक लिख लो। खुश, निकलती नहीं, उल्टी थोड़ी बहुत देनी पड़ती, या निकालते तो बहुत कम निकालते हैं। ओके, अब यहां पे मुझे ये बताओ सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, ये बताओ। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी? नियोन की। बिल्कुल सही पकड़े आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसका अष्टक पूरा है नियोन की। देखो ध्यान से, ये है 2s1 वाला बाह्यतम कोश का विन्यास 2s1, इसके बाद 2s2, समझना बेटा, इसके बाद 2s2 2p1, यहां पर 2s2 2p2, यहां पर 2s2 2p3, यहां पर 2s2 2p4, यहां पर 2s2 2p5, यहां पर 2s2 2p6। क्या यार यह पूर्णपूरित है? पूर्णपूरित है तो इनकी सबसे कम आएगी। ठीक है, जो स्टेबल है ना उनकी कम आएगी। फिर उसके बाद ये अर्धपूरित है, फिर बेरिलियम ये भी अर्धपूर्णपूरित है, अब चुपचाप से सारी बातें समझ लो, चुपचाप से, फालतू ड्रामे व्रामे कोई नहीं करेगा, अब चुपचाप से पढ़ेगा। तो अगर मैं ईए का क्रम देखूंगा तो सबसे कम ईए कब आएगी? जब नियोन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। हेलो, बोल तो रहा हूं, बोलो। नियोन एक अक्रिय गैस है, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। पहली बात तो सुन तो ले, सब्र तो कर ले, आधा ज्ञान सब शैतान का घर होता है, पहले सुन ले। नियोन इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका तो पूरा अष्टक ही भरा हुआ है, 2s 2p के बाद कुछ आता ही नहीं है, डायरेक्ट 3s आता है। ई क्या है? सुनील राव, कहां थे तुम? नियोन। अब जरा देखो ध्यान से, बेरिलियम 2s है, पूर्णपूरित है, लेकिन बेटा ये 2s, s की इतनी इज्जत नहीं है जितनी p की इज्जत है, s की इतनी इज्जत नहीं है जितने की p की इज्जत है। यहां पर p अर्धपूरित है, p अर्धपूरित है, फिर आएगा p वाला। ठीक है, नियोन के बाद नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के बाद आएगा आपका बेरिलियम। इस चीज को गौर फरमाइएगा। ठीक है, इनकी पी कक्षकों की ज्यादा इज्जत है। हाँ जी, ये आ गया, पीछे आ गया, हाँ अर्धपूरित है, पीछे आ गया। ठीक है, ओके। अब जरा देखो ध्यान से, ये क्या है? अबे नालायक, डेली क्लास में आया करना, ये क्या है? रेगुलर क्लास में आएगा नहीं, पढ़ना है नहीं। ठीक है, पिछली क्लास में आया था क्या तू? ये क्या है? पिछली क्लास में आया था तू? अगर डेली आते हो तो पूछो, अगर नहीं आते हो तो फिर तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। आते हो तो पढ़कर आया करो। ये क्या है? मुझे भी नहीं पता, पढ़ना पहले। नियोन एक अक्रिय गैस है, उसका अष्टक पूरा है, तो सबसे कम ऊर्जा यहां पे निकलेगी, उल्टा हमें तो देनी पड़ेगी। उसी सेम केस में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में पी कक्षक ऑलरेडी फील्ड है, हाफ फील्ड है। पी कक्षक अर्धपूरित हो या पूर्णपूरित हो ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्थायी विन्यास वाले तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ही नहीं। उसके बाद आएगा फिर s, फिर ये बेरिलियम। अब इसके बाद जरा देखो ध्यान से, अभी भी मामला सीधा नहीं है कि यार बढ़ती चली जाएगी, अभी भी मामला ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, एक गौर फरमाना,
लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, भाई इलेक्ट्रॉन लेना ही होता है, ये का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, ये का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या ये बेटा 1 से 2s2 हो जाएगा? सोचो, जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये Li माइनस में चला जाएगा, तो 2s1 से क्या 2s2 हो जाएगा? हाँ, तो एकदम पूर्ण पूरित हो गया, इसके तो मजे आ गए। जबकि अगर मैं बात करूं बोरोन, अरे भैया बोरोन क्या है? 2s2 2p1, 2s2 2p1, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, B माइनस बन गया, तो क्या बन गया ये? 2s2 2p2। कोई फर्का पड़ा इसकी स्थायित्व में? नहीं पड़ा। कोई फर्का पड़ा? नहीं पड़ा। यहां से इसमें गया, पूर्ण पूरित हो गया। यार यहां ज्यादा फर्का पड़ रहा है, इसका मतलब लिथियम जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो बोरोन से भी ज्यादा ऊर्जा निकालेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो स्टेबल ही हो जा रहा है, क्योंकि उसका एस पूरा भर जा रहा है। ठीक है, कंपेरेटिवली मैं तुलना कर रहा हूं, इनकी तुलना कर रहा हूं, तो यहां बोरोन से भी ज्यादा ऊर्जा, तो बोरोन पीछे, फिर आएगा लिथियम। ये ध्यान रखना, समझ में आया? तो हिलोगे थोड़ा बहुत तो, अगर नहीं पढ़ा है पहले, अगर अच्छी जगह नहीं पढ़े हो पहले। ठीक है, हाँ जी। फिर बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अधातु है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। ठीक है, तो कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का ही आएगा, और फिर फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसका भी स्टॉक पूरा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आता है भाई साहब। ध्यान रखना, नियोन जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नियोन माइनस बनाया होगा तो उस केस में आपको ऊर्जा देनी पड़ी होगी, निकलेगी बिल्कुल भी नहीं। और नाइट्रोजन में भी आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, उतनी ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी जितने नियोन में देनी पड़ी, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है थोड़ा बहुत। बेरिलियम में भी बेटा क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके पास भी एस कक्षक के बाद पी कक्षक पूरा खाली पड़ा होता है। फिर बोरोन और लिथियम में देखो, लिथियम के दौरान ऊर्जा ज्यादा निकलती है एज कंपेयर टू यहां पर, मतलब वहां पे बेरिलियम से थोड़ी ज्यादा ऊर्जा है, मतलब उसके लिए कम वैल्यू आती है। हाँ जी, बेरिलियम से बी माइनस और Li माइनस में Li माइनस ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो बन रहा है, बोरोन माइनस बन रहा है, एक Li माइनस बन रहा है। दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है? ये है, ये ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी है, तो इस केस में ज्यादा ऊर्जा निकली होगी। फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अपने आवर्त में हेलोजनों की ये का मान सर्वाधिक होता है, देख लो। हो गया? ऐसे ही सेम आवर्त नंबर 3 में, 4 में, 5 में ऐसे चलता जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आवर्त में ये खत्म। अब देखेंगे अपन वर्ग में। आवर्त में ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो ध्यान से बेटा, वर्ग में सुनो सुनो सुनो, अच्छे से समझना बेटा, पूरी चीजें समझने की है। बस मैं इतना चाहता हूं, पढ़कर आओ, सीधा ऐसे उठ के मत आओ, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बहुत बुरा लगता है अगर कोई बच्चा ऐसे उठ के आता है। तो अगर तुम ऑफलाइन में ऐसे आ रहे होते ना, 3-4 दिन में उठा के थप्पड़ दे के बाहर निकाल देता। ठीक है, पढ़ा करो, रेगुलर आओ, डेली आओ, टाइम पर आओ। ठीक है, अगर तुम लाइव क्लास नहीं देख रहे हो तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, अगले दिन तुम लाइव आ रहे हो, और अगर बाई चांस तुम पिछली क्लास में नहीं आए हो तो इस क्लास में मत पूछो कि ये क्या है, तुम्हारा हक नहीं है, क्योंकि तुम आए नहीं थे पिछली क्लास में। ठीक है, हाँ जी। ईए का क्रम, वर्ग में ईए का क्रम हमें मोस्टली ध्यान रखना है। 14, 15, 16, 17, 15, 16, 17वां वर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अधातुएं उसमें ही है, इलेक्ट्रॉन अधातुएं ग्रहण करती है। तो जरा देखो ध्यान से, वर्ग 15 या 5th ए, इसमें हमें कौन कौन देखने को मिलेगा? हर एक में थोड़ा अलग ट्रेंड है,
हर एक में एक अलग ट्रेंड है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको 17 वाला हेलोजन वर्ग। हेलोजन वर्ग इसमें क्या क्या आता है हमारे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। आता है, ठीक है। तो ईए का मान क्या होना चाहिए था? ईए का मान ये होना चाहिए था सर, ऊपर से नीचे जाते हैं ईए का मान घटना चाहिए। यही बोलता है रूल कि ऊपर से नीचे चल रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे चलने पर ईए का मान घटेगा। हम ये करके आए, लेकिन ये गलत है। अब क्यों गलत है उसका कारण समझो। मैंने शुरुआत में बोला था कि आकार जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना उतना आसान रहेगा। फिर मैंने कहा था बिल्कुल कुछ दिमाग मत लगाना, जो भी दिमाग में लगाना है वो मैं यहां बताऊंगा। तो क्यों बताया था? उसके पीछे कारण ये है कि भैया इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन भी लेता है और क्लोरीन भी लेता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो ऋणावेश बनाएगा ना वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये और आ रहा है, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण से ये उतना स्टेबल ऋणायन नहीं बनेगा जितना कि Cl- बनेगा। क्यों? क्योंकि Cl- में एक ठीक ठाक साइज है, आकार भी उसका ठीक ठाक है, ज्यादा छोटा नहीं है, मतलब ठीक ठाक साइज है ताकि वो आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को ले सके। और आकार फ्लोरीन और क्लोरीन के आकार में इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आता कि यार वहां आकर्षण बहुत ही कम हो जाए इलेक्ट्रॉन को लेने में। तो यहां पे सीधा सा इसका आंसर है कि यार फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। कारण क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा होता है छोटा आकार होने के कारण, जबकि क्लोरीन में वो प्रतिकर्षण नगण्य हो जाता है, इसलिए वहां पर ज्यादा ऊर्जा निकलती है और वही निकलने वाली ऊर्जा तो ये है। देखो ध्यान से, ये उल्टा है, मतलब ये गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि भाई साहब फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की ये ज्यादा आती है, ये सही है। कारण फ्लोरीन का आकार क्लोरीन की तुलना में अपेक्षाकृत कब छोटा होता है? अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, कर्षण अधिक होता है एवं ये का मान कम प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इतना नहीं होता, इसीलिए इसके लिए बड़ा आकार होते हुए भी इसके लिए फ्लोरीन से बड़ा आकार होते हुए भी ये का मान अधिक प्राप्त होता है। अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, डेली आया करो यार, डेली आया करो, वरना मुझे कुछ नहीं। फिर कल जब तुम लास्ट में जब तुम अगर सेलेक्ट नहीं होगे ना, तुम यही बोलोगे, ये टीचर को गरियाओगे, अरे ये टीचर तो बढ़िया नहीं पढ़ाते यार, हिंदी मीडियम से थोड़ी ना सिलेक्शन होते हैं यार, ये टीचर तो ऐसे थे। अबे थोड़ा खुद की तरफ भी ध्यान दे लिया कर लो। तुम कौन से पढ़ने वाले थे?
ठीक है, हाँ जी। तो ये वाली चीज ध्यान में रखना, फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को और पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान उतनी ऊर्जा नहीं निकलती जितनी कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लेने के दौरान निकलती है। दैट्स वाई फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन की तुलना में कम होता है। ठीक है, ओके। अब वर्ग संख्या 16 में भी ध्यान रखना, थोड़ा उसमें भी अटपटा आंसर आएगा। ठीक है, वर्ग संख्या 16, ओम शांति से टी पो से मतलब नहीं है, वो एक रेडियोएक्टिव तत्व है। ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, एक छूट गया यार, ओम शांति से टी। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। तो हम ये सोचेंगे कि भैया ऊपर से नहीं चलने पर आकार बढ़ता है, तो यार ऑक्सीजन की ये ज्यादा सल्फर से, फिर सेलेनियम की, फिर टेल्यूरियम की। बट यहां पर और तगड़ा चेंज देखने को मिलता है। ऑक्सीजन के लिए ई का मान सबसे कम प्राप्त होता है, सबसे कम प्राप्त होता है, सबसे कम प्राप्त होता है। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि जब भाई ने पहला इलेक्ट्रॉन लिया था ना, तो ऋणायन बनाया था, याद करो। वो ऋणायन एक तो छोटा, उसी पे ऋणावेश, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर वहां पे जो टोटल एंथैल्पी चेंज होता है ना, वो बहुत कम आता है। ऋणावेश निकलने वाली ऊर्जा बहुत कम होती है इस केस में, जबकि बाकियों में तो फिर भी होती है। तो यह इस वजह से आया। तो आपको तो ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन लास्ट में चला जाता है। तो ये वाला सत्य है और ये वाला असत्य है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ग संख्या 16 के लिए। ओके, अब वर्ग 15 के लिए। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम ए का मान लिखें तो हम यही लिखेंगे बेटा, न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सब। तो ये भी गलत है। सही क्या है? नाइट्रोजन की घट जाती है फास्फोरस से। तो ये का मान, नाइट्रोजन पीछे चला जाएगा, फास्फोरस आगे आ जाएगा, बस इतना सा वेरिएशन आता है यहाँ पर। ये इनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप तो ये ध्यान रखना कि यार दूसरे आवर्त में जो तत्व आते हैं, जैसे कि दूसरे आवर्त में नाइट्रोजन आता है, फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है। तीसरे आवर्त में कौन आता है? फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन होता है। तो तीसरे आवर्त वालों की ज्यादा है दूसरे आवर्त से, देख लो। ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की, नाइट्रोजन ज्यादा फास्फोरस की, और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की। कारण क्या है? उनका आकार ठीक ठाक होता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो तीनों में आप गलती जवाब दोगे, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा इसी वजह से पूरी आवर्त सारणी में इसकी हुई। हमने बोला ना कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? हेलोजनों की, और हेलोजनों में भी सबसे ज्यादा क्लोरीन की। समझ में आ गया? ऐसे। तो ये था आपके इलेक्ट्रॉन बंधुता का कॉन्सेप्ट, ये था आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का कॉन्सेप्ट। तो ये आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसको सीखो, बढ़िया से अमल करो। कक्षा 11वीं के जो तुम्हारे पुराने नोट्स हैं उनको खंगालो, क्योंकि वही नोट्स काम आते हैं। ठीक है, 2 साल की तैयारी है बेटा। 1 साल में तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज इसमें लिखाई जाए, हर एक छोटी छोटी चीज बताई जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज बताएं। आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट मारना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन बंधुता। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता इसी के साथ फिनिश होता है। अब आता है हमारे पास अगला पड़ाव, जो कि है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी।
विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब विद्युत ऋणता का सिंपल सा मतलब है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ये एक सहसंयोजक बंध है, इस बंध से दो परमाणु जुड़े हुए हैं, तो किसी सहसंयोजी बंध से बंधित या किसी सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही विद्युत ऋणता कहलाती है। जैसे कि मान लो ये एक रस्सी है, एक तरफ बुलेट गाड़ी है, एक तरफ स्प्लेंडर गाड़ी है, हाँ या ना, दोनों को एक आदमी ने रस्सी से पकड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी। अब जैसे स्प्लेंडर रेस भगाए कुछ ही नो, लेकिन जैसे बुलेट वाला भगाए फुर्र इधर भग के आ जाएगा आदमी। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। तो यही पावर है विद्युत ऋणता, यही पावर है विद्युत ऋणता, कि यार किसी भी सहसंयोजी बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ये क्या होती है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है किसी एक एटम की। ठीक है, इट इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम ऑफ एन कोवलेंट स्पीशीज। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसको हम समझे तो क्या है, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को साजित बंध के इलेक्ट्रॉनों को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता EN कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सिंपल है, सरल है, शॉर्टेड मामला। ओके, इसमें कोई ज्यादा झोल नहीं है बेटा, सिंपल है। विद्युत ऋणता में कोई अपवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिंपल सी बातें चलेगी, कहानी चलेगी, उनको सुनना और घर जाना, मस्त। हाँ जी, ये हो गया। अब विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, तो अब जरा देखो ध्यान से, EN को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत ऋणता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वही है जो सबको करते हैं। पहला, आकार। देखो, जिसका आकार बड़ा होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो आकर्षित कम करेगा। भाई मान लो किसी के बीच में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरियां कम है, दूरियां कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, आकर्षण ही तो है ये। तो आकार बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो EN का मान घटेगा, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती विद्युत ऋणता आकार बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। समझ में आ गया? ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, Z इफेक्ट को ले लो। Z इफेक्ट को ले लो, जिसके अंदर नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा, नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा तो EN का मान ज्यादा होगा, अर्थात EN ज्यादा हो जाएगी। Z इफेक्ट के समानुपाती। यस और नो? ओके। तीसरा पॉइंट, पहले इनको लिख लो फटाफट से।
ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, फोर्थ पॉइंट, आवेश की मात्रा। ठीक है, धनावेश या ऋणावेश की मात्रा। समझो, अगर धनावेश बढ़ेगा, धनावेश बढ़ता जा रहा है। धनावेश कब आता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। धनावेश किसको बता रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी को बता रहा है कि बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसने त्याग दिए, अब ये गरीब हो गया। अब गरीब हो गया तो भाई गरीब को तो चाहिए ना। मान लो कोई इंसान गरीब है तो पैसे की जरूरत किसको है? गरीब को है ना, हाँ या ना? तो धनावेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, धनावेश बढ़ रहा है यार, बहुत गरीब होते जा रहे हैं, बहुत गरीब होते जा रहे हैं, तो वो ज्यादा चोर डकैती करने लगता है। चाकूबाजी कौन करता है? चोरी कौन करता है? जिसके पास तंगी होती, जो पैसे। कोई भी आदमी जन्म से चोर पैदा नहीं होता, जब सब उसको हालात मजबूर करते हैं, ऐसा डायलॉग होता है ना। तो धनावेश जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और जिसके पास पहले ही ऋणावेश है, जब 2018 में या 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो अमीरों को ज्यादा तकलीफ हुई थी। क्यों? पैसा किधर सेटल करें, किधर सेटल करें, किसी ने नदी में फेंक दिए, किसी नाले में फेंक दी। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी इतनी ज्यादा इकट्ठा थी। तो ऋणावेश ज्यादा होगा, ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी तो EN घटेगी। तो जैसे कि देखो, एक सिंपल सा उदाहरण, 3 तरह के तत्व लिए, एक लिया मैंने A+, एक लिया मैंने A और एक लिया मैंने A-। एक ही तत्व है लेकिन 3 अलग अलग अवस्थाओं में, ये धनावेशित में, ये उदासीन में, ये ऋणावेशित में। गरीब बेचारा, ये गरीब आदमी फुटपाथ पे सोने वाला, ये मिडिल क्लास, और ये अमीर जिसके ऊपर एक्स्ट्रा ऋणावेश है, ये विजय माल्या जैसे, इनके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है बहुत ज्यादा, इतना पैसा ले रखा है इन्होंने, ये बैंकों से लेके बैठे हुए हैं। तो इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए जो गरीब है, अर्थात इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। समझ में? जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी। समझ में? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि निकल +2, निकल +4, निकल +4 पे चार्ज ज्यादा है, उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। समझ में आया? चार्ज बढ़ रहा है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। समझ में आया? क्लियर है? अब जैसे कि देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है ये चीजें? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर O-2, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों से लालच है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इस पर 2 आ चुके हैं, तो ज्यादा जरूरत। उदासीन, देखो जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा विद्युत ऋणता घटेगी, अर्थात उसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है। समझ में आ गया? ऐसे हो गया। तो आवेश ऊपर नीचे उल्टा सीधा होता रहेगा। हाँ जी, अब अगला 4th पॉइंट। 4th पॉइंट अभी हमारे इतना काम नहीं आएगा, अभी हमने इतना पढ़ा नहीं, ये आगे हमारे काम आएगा, ये आगे काम आएगा। तो पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर आगे जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। प्रतिशत S लक्षण की मात्रा। अब कुछ मत बोलना बेटा, अभी बस अभी कुछ मत बोलना। प्रतिशत S लक्षण की मात्रा है ना, अभी कुछ बोलना ही नहीं है आपको, बस अभी सुनना। प्रतिशत S लक्षण क्या होता है इतना सा मैं बता सकता हूं, ठीक है? प्रतिशत S लक्षण, S लिखा हुआ है, प्रतिशत S लक्षण का अर्थ है
अर्थ है नाभिक से नजदीकता, नाभिक से नजदीकता, नजदीकता। जितने ज्यादा प्रतिशत एस लक्षण नाभिक के उतना क्लोज, और नाभिक के ज्यादा क्लोज मतलब नाभिक के आकर्षण उस पर ज्यादा लग रहा है, तो जिसमें प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा आएंगे उसकी ईएन ज्यादा आएगी। इतनी बात क्लियर है। अर्थात प्रतिशत एस लक्षण अगर बढ़ते हैं तो ईएन का मान बढ़ता है, विद्युत ऋणता बढ़ती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यार ईएन विद्युत ऋणता प्रतिशत एस लक्षण के समानुपाती है। अभी ठीक है, ये हमारे संकरण में काम आएगा जब हम संकरण पढ़ेंगे, ये हमारे संकरण में काम आएगा। ओके, जैसे कि देखो मैं बता देता हूं संकरण। जनरली हम 3 तरह के संकरण देखते हैं, ये ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा, बहुत। जैसे कि एक संकरण होता है sp, एक संकरण होता है sp2, एक होता है sp3। बोलो, एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3। तो प्रतिशत एस लक्षण। देखो संकरण में क्या होता है सर, परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं और संकृत कक्षक बनाते हैं। अब देखो एक sp कक्षक, देखो sp संकरण में क्या हुआ, एक s कक्षक और एक p कक्षक मिला और एक कक्षक बनाया। जितने कक्षक आते हैं उतने ही कक्षक बनते हैं, लेकिन मैं जरा देखो ध्यान से, एक s और एक p मिलकर के एक कक्षक बनाएगा, एक s और एक p मिलकर के एक कक्षक बनाएगा। तो s का योगदान कितना हुआ, 50-50। एक ये दोनों ने मिलके बनाया ना भाई। अगर जेब अब मेरे पास 100 रुपए, दोनों को बराबर बांटने, तो कितने दूंगा, 50 को 50 को 50-50 दूंगा। ओके, तो 50% यहाँ पे प्रतिशत एस लक्षण। यहाँ पे जरा देखो sp2, एक s 2 p, एक s 2 p मिलकर के एक कक्षक बना रहे sp2, एक s और 2 p मिलकर के एक कक्षक बना रहे हैं sp2 संकृत कक्षक। तो इसका योगदान कितना हुआ, टोटल कितने कक्षक थे, 3, जिसमें से एक s है 2 p है, तो s का योगदान 1/3। अनुकूल बटा कुल, s कितने 1, कुल कितने 3, तो 1/3 बोले तो 33%। एक s और 3 p, एक s और 3 p, टोटल कितने कक्षक 4, 4 में से s कितना 1, तो एक अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल 1 कुल 4, 1/4, 1/4 बोले तो 25%। तो प्रतिशत एस लक्षण इसमें ज्यादा है, फिर उसमें, तो विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी आएगी, अतः ईएन। sp की विद्युत ऋणता ज्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ये लिख लो। ठीक है, तो विद्युत ऋणता किन किन कारकों पे डिपेंड करती है, वो कारक आपने देख लिए। अरे देख लिए, 4 कारक है। पहला, दूसरा तो बहुत ही बकवास है। तीसरा वाला, जैसे धनावेश बढ़ेगा, जितना ज्यादा गरीब होगा आदमी उतना ज्यादा, जितना गरीब होगा उतना उसको चोरी करने की आदत डलेगी, वही वाली बात है। अब जो आदमी एकदम बढ़िया मस्त आदमी है, जिसको अपनी जिंदगी में कोई दुखी नहीं, काहे का परेशान। ठीक है, ओके। प्रतिशत एस लक्षण की मात्रा इस तरीके से, प्रतिशत एस लक्षण का मतलब होता है नाभिक से नजदीकता, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। नाभिक के जितना नजदीक होगा उसके प्रति उसके ईएन ज्यादा होगी। ईएन प्रतिशत एस लक्षणों के समानुपाती है, तो प्रतिशत एस लक्षण 50, इसमें 33, इसमें 25, तो ये हो गया। अब फैक्टर देख लिए, अब देखो इसका आवर्ती विचलन, ईएन का आवर्ती विचलन।
कैसे ये आवर्त सारणी में घटता है बढ़ता है? सिंपल सी बात है यार, देखो लेफ्ट टू राइट चले तो क्या होता है, आकार घटता है तो En बढ़ती है, विद्युत ऋणता बढ़ती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम चलने पर आकार बढ़ता है, En घटती है, विद्युत ऋणता घटती। बस, कहीं कोई अपवाद नहीं, इसमें कोई अपवाद है ही नहीं, कोई अपवाद नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ जी, En का क्रम बताया। कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अर्थात हम क्या करेंगे, यहां पर ये बढ़ते क्रम में लिख देंगे En। ठीक है, बोरोन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन, से ज्यादा फ्लोरीन। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की ज्यादा होती है। अक्रिय गैसों का कोई मतलब ही नहीं लेने का, उनका स्टक वैसे ही पूरा है। ठीक है, फिर इस तरीके से फिर कल बाहर आई, ऊपर से नहीं जाने पर En घटती है, तो सबसे ज्यादा En किसकी आएगी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, ओम शांति से टी पो। ठीक है, तो En सबसे ज्यादा किसकी आएगी, ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर यहां पर टेल्यूरियम की, घटते हुए क्रम में। ओके, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, ओहो, ठीक है, हाँ जी, तो यहां पे क्या आएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब एंटीमनी। ठीक है, फिर बिस्मित आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसी सेलेनियम। तो यार अगर मैं इनकी En देखूं तो इनकी En भी क्या होगी, घटते हुए क्रम में। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, पक्का, फिर फास्फोरस की, फिर यहाँ पे आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, फिर बिस्मित की। कोई भी अपवाद नहीं है, कहीं पर भी कोई अपवाद नहीं आएगा। ठीक है, कहीं पे भी देख लो, एस ब्लॉक में चले जाओ, एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है कंपैरेटिवली। ठीक है, धातुओं की विद्युत ऋणता 1 या 1 से कम होती है। ठीक है, ये धातुएं, हाँ जी, ठीक, कूल हो गया, ये हमने देख लिया। अरे समझ में आया? ठीक है, और देख लो, I प्लस I माइनस। ठीक है, गरीब कौन है, I प्लस, फिर I माइनस। ठीक है, तो En गरीब की ज्यादा, I प्लस की, फिर I की, फिर I माइनस की। ठीक है, कार्बन पर धनावेश है, कार्बन उदासीन है, कार्बन ऋणावेशित है। तो कौन सा कार्बन गरीब है, कार्बन धनावेशित वाला। तो En सबसे ज्यादा किसकी आई, गरीब कार्बन की, फिर उदासीन कार्बन की, फिर ऋणावेशित कार्बन की। ये ऑर्गेनिक में काम आएगा। ठीक है, ये हो गया। बोलो, समझ में आया क्या? ये हो गया। इनमें कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं। उनमें भी थोड़े बहुत ही अपवाद थे, वो अपवाद भी नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर लोगे। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ तत्वों की विद्युत ऋणता कितनी होती है याद होना चाहिए। ठीक है, En स्केल, विद्युत ऋणता स्केल, या En के मान, किस तत्व की विद्युत ऋणता कितनी होती है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, किस तत्व की विद्युत ऋणता कितनी होनी चाहिए ये याद होनी चाहिए। और गिनती के कुछ ही बताऊंगा, सब नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सबसे हमें मतलब भी नहीं है। देखो, एक तो हाइड्रोजन, फिर इसके बाद कार्बन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, फिर इसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन चाहो तो, सल्फर, फिर यहाँ पे फास्फोरस। बस इनकी ध्यान रख लेना, बस इनकी ध्यान रख लेना। हाइड्रोजन की होती है 2.1। ओके, कार्बन जो नॉर्मल कार्बन होता है उसकी होती है 2.5।
नाइट्रोजन की होती है 3.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5, फ्लोरीन की होती है 4.0, सर्वाधिक मैक्सिमम 4.0 होती है। ठीक है, क्लोरीन की होती है बेटा 3.0, क्लोज टू नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बराबर होती है, बस क्लोरीन की थोड़ी सी ज्यादा होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूं, थोड़ी सी ज्यादा होती है क्लोरीन की, बोल सकते हैं लगभग सेम है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होती है। ब्रोमीन की होती है 2.8, इसकी होती है 2.4 के अप्रोक्स। ओके, ठीक है, सल्फर की होती है 2.4 के अप्रोक्स, फॉस्फोरस की होती है बेटा लगभग 2.1 के अप्रोक्स। ये इनके कुछ की ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा अगली, मैंने आपको बोला था कि कार्बन अलग अलग, देखो कार्बन अगर sp3 कार्बन ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, sp3 कार्बन की यही होती है 2.5, sp2 होता है तो 2.75 और sp3 होता है तो sp होता है तो इसकी होती है 3.25। ये ध्यान रखना। sp की सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की सबसे कम। ठीक है, En के मान ये ध्यान रखने हैं कि किसके कितने होते हैं, बाकियों के कहीं काम नहीं आएंगे, इनमें से भी इनके काम आएंगे, कुछ इनके काम आएंगे, बाकियों के काम नहीं आएंगे, बस ये ध्यान रख लेना En के मान। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, अच्छे से इनको क्लियर कर सकते हो। तो En के मान आप अच्छे से याद रख लोगे ये सारे। अब कुछ लास्ट के घिसी पिटी बातें। हाँ जी, En स्केल या En मेजरमेंट के फॉर्मूले, मतलब En विद्युत ऋणता कैसे मापी जाती है, उसके पैमाने। तो भाई एक पहला फॉर्मूला होता है पोलिंग स्केल या पोलिंग पैमाना, पोलिंग स्केल या पोलिंग पैमाना, पोलिंग स्केल या पोलिंग पैमाना। ये सूत्र क्या कहता है, इसके जरिए हम कैसे En का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सूत्र क्या कहता है, पता है किसी को? पोलिंग स्केल क्या कहता है कि आपको किसी भी तत्व की विद्युत ऋणता ज्ञात करनी हो या विद्युत ऋणता ज्ञात या विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्ञात करना हो, सॉरी, ठीक है। पोलिंग स्केल के जरिए क्या होता है कि जो डेल्टा एक्स का मान होता है ना, विद्युत ऋणताओं का अंतर, ये क्या होता है 0.208 अंडर द रूट, समझना। AB की बंद ऊर्जा, E फॉर एनर्जी, AB मतलब AB बंद की ऊर्जा, माइनस अंडर द रूट AA बंद की ऊर्जा गुणा BB बंद की ऊर्जा, AA बंद की ऊर्जा गुणा BB बंद की ऊर्जा, इन दोनों का गुणनफल करो, उनका वर्गमूल निकालो, उसको यहां पुट करो, माइनस कर दो उसको इसमें से, फिर उसका वर्गमूल निकालो, फिर उसको 0.208 से गुणा करो, तो फिर डेल्टा एक्स आएगा, विद्युत ऋणताओं का अंतर आएगा। ये बोलता है ये फॉर्मूला। बस समझने के लिए और कुछ नहीं करना। जहां डेल्टा एक्स क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी, विद्युत ऋणताओं का अंतर, विद्युत ऋणताओं का अंतर, विद्युत ऋणताओं का अंतर का अंतर है बेटा ये, ठीक है। ओके कूल। EAB, AB अणु की बंद ऊर्जा, AB अणु की बंद वियोजन ऊर्जा, पूरा बोल देता हूं, AB अणु की बंद वियोजन ऊर्जा, काम नहीं आएगा, बस लिख ले, बंद वियोजन ऊर्जा,
बंद वियोजन ऊर्जा, ठीक है। और EAA, AA अणु की बंद वियोजन ऊर्जा, AA अणु की बंद वियोजन ऊर्जा, बंद तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंद वियोजन ऊर्जा कहलाती है बेटा, बंद वियोजन ऊर्जा, ओके। और EBB, B और B के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये क्या कहलाएगी, BB अणु की बंद वियोजन ऊर्जा। ये पहला स्केल पोलिंग स्केल। इस पोलिंग स्केल में फॉर्मूले में पुट करके आप ये ज्ञात कर सकते हो डेल्टा एक्स का मान। सॉर्टेड, ओके। ये है पोलिंग स्केल, ये है पोलिंग स्केल, ठीक है। एक आता है मुलिकन स्केल, ठीक है। ये पोलिंग स्केल है, एक आता है मुलिकन स्केल। लिखो इसको, ठीक है। ये है पोलिंग स्केल। अब देखो दूसरा मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल के अनुसार अगर आप किसी तत्व की विद्युत ऋणता देखना चाहते हो तो वो ये बोलता है कि उस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का अनुपात। क्या बोला, देखो किसी भी तत्व की विद्युत ऋणता ज्ञात करनी है तो क्या कर लो, उसकी आयनन ऊर्जा प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत, वही होता है मुलिकन स्केल के अनुसार। तो मुलिकन के अनुसार ये ध्यान रखना, मुलिकन के अनुसार किसी तत्व की EN अर्थात विद्युत ऋणता परमाणु के प्रथम आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का अनुपात होती है। तत्व की बात करें ना, तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा बोलो या आयनन विभव बोलो, एक ही बात है बेटा, एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत होती है। बस लिखना है इनका, बस इनको लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ओके। हाँ जी, तो ये आता है आपके पास X तत्व की विद्युत ऋणता को प्रदर्शित करता है ये। इसका अगर मैं सिंपल A के लिए बात करूं तो XA, इसका सिंपल सूत्र है IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा प्लस EA बटे 2, ये आ गया। जहां पर किसी भी तत्व A के लिए ये विद्युत ऋणता हो जाएगी, जहां XA क्या है, तत्व A की EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा, ओके, इलेक्ट्रॉन बंधुता EA, ये हो गया। क्लियर है बेटा, ये हमने देख लिया। ये होता है मुलिकन स्केल, ठीक है, मुलिकन स्केल। तो ये पैमाने हैं जिसके आधार पर हम विद्युत ऋणता को समझ सकते हैं, ओके। अब विद्युत ऋणता के क्या अनुप्रयोग है उनको देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। विद्युत ऋणता के क्या अनुप्रयोग होते हैं वो देख लेते हैं, फिर हमारा ये EN वाला पार्ट भी सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा, थोड़ा सा वापस से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इसमें से निकल के आएगी। हाँ जी, ये तो बोरिंग ही था, ठीक है, छापना ही पड़ा, सब कुछ समझने का कुछ था नहीं, बस सर लिखा रहे थे, हम छाप रहे थे, बस इतना ही काम था इसमें। हाँ, अब देखो ध्यान से, EN का अनुप्रयोग, विद्युत ऋणता का अनुप्रयोग,
इसका कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है? विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग का हम इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं? पहला, प्रतिशत आयनिक लक्षणों का निर्धारण करने में। किसी सहसंयोजक यौगिक में कितने आयनिक लक्षण है वो पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यह सूत्र याद होना चाहिए। प्रतिशत आयनिक लक्षणों का निर्धारण करने में, लक्षणों का निर्धारण करने में मुझे किसी सहसंयोजक यौगिक में प्रतिशत आयनिक लक्षण बताने, जैसे कि HCl में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे, हाँ जी, तो यहां पे बता देगा। कैसे? देखो ध्यान से। तो दो वैज्ञानिक थे बेटा, हेनी एवं स्मिथ। हेनी एवं स्मिथ के अनुसार इन दो वैज्ञानिकों ने एक सूत्र दिया था प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का। प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने का सूत्र होता है, एक सिंपल सूत्र है, 16 गुणा डेल्टा एक्स, 16 गुणा डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये सूत्र। ठीक है, 16 गुणा डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। इस सूत्र में मान रखो, आंसर आएगा प्रतिशत आयनिक लक्षण, जहां डेल्टा एक्स ही एक आपके लिए सोचने वाली चीज है, विद्युत ऋणताओं का अंतर, विद्युत ऋणताओं का अंतर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, विद्युत ऋणताओं का अंतर, जैसे कि देखो ध्यान से, हाँ जी, विद्युत ऋणताओं का अंतर 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने नहीं दिया, इन दोनों ने दिया, जो भी पूछना है इनसे पूछना। ठीक है, ये सूत्र दिया था वो मैंने लिखा दिया। अब क्वेश्चन, HCl में प्रतिशत आयनिक लक्षणों की गणना करो। ठीक है, ओके। EN ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है 2.1। अच्छा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं होता बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, EN ऑफ क्लोरीन की EN दे रखी है 3.0। ठीक है, ओके, 3.0 ले लो। तो प्रतिशत आयनिक लक्षणों की गणना करो। अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको यह सूत्र पता है तो तुरंत आप 10 सेकंड में कर लोगे, नहीं पता है तो बैठे रहो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना, प्रतिशत आयनिक लक्षण, बहुत बड़ा नाम लिखना पड़ता है यार। प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर क्या होता है? 16 गुणा डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो 16 डेल्टा एक्स का मान, अंतर, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो, अंतर निकालना है तो दोनों में से अंतर, 3 और 2.1 का अंतर कितना आएगा? 0.9। 3 माइनस 2.1 प्लस 3.5, 3 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल है बेटा, 16 इंटू 0.9, 3.5, 0.9 का होल स्क्वायर। ओके, यहां से मान प्रतिशतता में निकलेगा। 16 को 16 नाम 144, तो दशमलव के बाद एक अंक है 14.4 प्लस 3.5, ये 0.81 आ जाएगा, 9 का वर्ग 81, दशमलव के बाद एक अंक, फिर 2 बार गुणा करेंगे ना, 0.9, तो 0.81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इससे गुणा करके देखो कुछ मान आएगा, 14.4
हाँ जी, 35 एकम 35, 35 एकम 35, हासिल लग गए 3, 35 अट्ठे 280, 280 प्लस 3 283, तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यहां पे दशमलव लग गया। ठीक है, इनको काउंट कर लो, काउंट कर लो, तो 14.4, फिर 3 जीरो लगा दो बाद में, 2 जीरो लगा दो बाद में, फिर ये कितना है 2.835, तो 5 3 2 हासिल लगा 1, 16 और 1 17, 17.235, 17.235%, मतलब लगभग 17%, लगभग 17% आयनिक लक्षण होते हैं HCl में। समझ में आया बेटा? तो इसको हम लिख सकते हैं लगभग 17% आयनिक लक्षण। तो देखो ध्यान से, HCl बेटा होता तो ऐसा है ना, सहसंयोजक, ये भी अधातु ये भी अधातु, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से आंशिक रूप से इस पर ऋणावेश आता है, इस पर धनावेश आता है। यही तो आयनिक गुण है, सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण, ये यहां पे बता रहा है। समझ में आया क्या? फीलिंग लाओ यार, इसका मतलब ये है कि HCl में आयनिक लक्षण है, अर्थात ये पूर्ण रूप से सहसंयोजक तो नहीं है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता इसकी विद्युत ऋणता अलग है। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जस्ट बीच में नहीं होंगे, थोड़ा सा इसकी तरफ खींचे होंगे, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। कितनी है? 3, उसकी कितनी? 2.1, तो आने ही थे ये। तो समझ में आया कि नहीं आया लल्ला? तो पहला गुण ये समझ में आ गया। ओके, दूसरा देखो, अच्छी अच्छी चीजें इसमें। अच्छा, इसमें और चीज देखो, और अभी बातें खत्म नहीं हुई। हाँ जी, यहीं पर इसी पहले पॉइंट में है ना, आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, यदि डेल्टा एक्स डेल्टा EN विद्युत ऋणताओं का अंतर, डेल्टा EN लिख दिया मैंने, अगर इसका मान 2.1 से कम आता है, मतलब अंतर 2.1 से कम है, तो आयनिक लक्षण कम होंगे, सहसंयोजक ज्यादा होंगे उसमें। अगर विद्युत ऋणताओं का अंतर 2.1 से कम है बेटा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रतिशत आयनिक लक्षण कम होंगे प्रतिशत सहसंयोजक लक्षणों से। और अगर डेल्टा EN कितना आ जाता है? 2.1 आ जाता है, मतलब 50-50, मामला बराबर का है। तो 50% आयनिक और 50% सहसंयोजक। और अगर 2.1 से बड़ा मान आ गया विद्युत ऋणताओं का अंतर, तो भैया आयनिक ज्यादा हो जाएंगे। तो आयनिक 50 से ज्यादा, तो प्रतिशत आयनिक ज्यादा, सहसंयोजक कम। ये ध्यान रखना। ये चीज भी क्लियर हो गई, ये चीज भी क्लियर हो गई। तो ये समझ में आया, यह पॉइंट क्लियर हुआ आपका। तो भाई साहब ऐसे होता है। ये क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। ओके, अब इसमें एक चीज मेरे को और बतानी है, ठीक है? बहुत अच्छा पॉइंट है वो भी, ठीक है? इतने क्लियर हो गई, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी बहुत खास बताऊंगा मैं। दूसरा पॉइंट, कोई हाइड्रोक्साइड अम्लीय या क्षारीय, वो भी बताएगी ये।
हाइड्रोक्साइड की अम्लीय एवं क्षारीय प्रवृत्ति की व्याख्या। ये लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। ओके, कोई मेरे पास हाइड्रोक्साइड है, माना AOH, माना AOH कोई हाइड्रोक्साइड है, ठीक है? कोई हाइड्रोक्साइड है, हाँ जी, चलो बढ़िया है, मेरी लास्ट क्लास आती है। इससे क्या होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही बचेंगे, बाकी तो पहले ही चले जाएंगे, ठीक है? क्योंकि 2 क्लास झेल नहीं पाएंगे और तीसरी क्या झेलेंगे, हाँ जी। और जो पढ़ने वाले होंगे बस थोड़ा सा इंतजार और बस खत्म हो रही बेटा। AOH कोई हाइड्रोक्साइड है। अब देखो ध्यान से, किसी भी यौगिक को हम अम्लीय कब बोलते हैं? जब वो H+ आयन लेता है। और किसी भी यौगिक को हम क्षार कब बोलते हैं? जब वो OH- आयन लेता है, हाँ या ना? तो यहां पे जरा देखो, इधर जगह कम है, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। AOH यदि ये इस तरीके से टूटे कि यार ये इस तरीके से टूटे, ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से, यह मैं पहले ही लिख लेता हूं। AOH अम्लीय होगा यदि ये इस प्रकार से टूटे कि भाई AOH इस प्रकार से टूटेगा कि यार यहां से H+ अलग हो जाए, O- बच जाए, H+ अलग हो जाए। अगर ये H+ देगा तो मैं बोल दूंगा अम्लीय। और यदि यही AOH क्षारीय होगा, यदि ये AOH ये वाला बंद इधर शिफ्ट हो जाए तो ये किस तरीके से टूट जाएगा? A+ हो जाएगा, OH- हो जाएगा। देखो ध्यान से, जब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों के दोनों ऑक्सीजन पर आ गए तो ये बेचारा तो नल्ला रहेगा ना, तो वो H+ के रूप में, और इस पे आ जाएगा ऋणावेश। तो जब H+ हमें प्राप्त हो तो हम बोलेंगे अम्लीय है, और जब OH- आयन प्राप्त हो तो हम बोल देंगे क्षारीय। अब ये टूटेगा कैसे, यही तो समझना है, समझे? अब इतना समझ में आ गया कि भैया AOH कब अम्लीय होगा? जब वो H+ देगा, OH दे देगा तो हम उसको क्षारीय बोल देंगे। हमें पता नहीं A क्या है, A कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी तत्व, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, फ्लोरीन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओके, अब जरा देखो ध्यान से, इसी में थोड़ा सा मैं वेरिएशन लाता हूं। हाँ जी, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? AOH। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है भाई साहब 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। दोनों के बीच का अंतर कितना? 1.4 का। इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना डेल्टा EN, वो कितना है? 1.4 का, इन दोनों के बीच में। अब जरा देखो ध्यान से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर इन दोनों के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर 1.4 से कम हो, सोच रहे हो? ध्यान से देखो, इस तत्व के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, इन दोनों के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर है 1.4। बोलो, समझना बेटा, समझना। यार
इन दोनों के बीच की विद्युत ऋणताओं का अंतर अगर 1.4 है और अगर यह अंतर उससे कम हो गया या ज्यादा हो गया, मान लो मैंने इसकी विद्युत ऋणता को मान लिया डेल्टा EN1, ठीक है, थोड़ा सा सही लिख देता हूं मैं इसको, ये डेल्टा EN1, ये तो 1.4 है, इधर का मुझे पता नहीं है, इसको मैंने मान लिया डेल्टा EN2। तो जरा देखो ध्यान से, अब समझना, यदि डेल्टा EN1 जो कि वही है, अगर डेल्टा EN1 का मान ज्यादा आया डेल्टा EN2 के मान से, अर्थात कौन सा बंध ज्यादा आयनिक है ये मुझे बता सकते हो? इससे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। मुझे ये बताओ, यदि पहले वाले में विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा है, इधर की तुलना में कौन सा बंध ज्यादा आयनिक हुआ, ये मेरे को बता दो। कौन सा बंध ज्यादा आयनिक हो गया, कौन सा बंध ज्यादा आयनिक होगा, वो टूटेगा। बेटा क्वेश्चन आते हैं इसमें बढ़िया वाले, देखो ध्यान से, अगर डेल्टा EN पहले वाले OH बंध की विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है या इसमें, अगर मैं बोल रहा हूं OH बंध वाला ज्यादा आयनिक होगा, तो आयनिक होगा तो तुरंत टूट जाएगा। भाई देखो ध्यान से, अगर डेल्टा EN1 का मान ज्यादा है, यार इन दोनों में विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा है, अंतर ज्यादा है तो ये जल्दी आयन बनने वाली कोशिश करेंगे। देखो इन दोनों में अंतर ज्यादा है, अर्थात ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है इसकी तुलना में, और देखो ऑक्सीजन और इन दोनों में अंतर ज्यादा है इन दोनों की तुलना में, तो यार इसमें तो सहसंयोजक लक्षण रहेंगे, यहां ज्यादा आयनिक लक्षण आएंगे, अर्थात यहां से H+ निकल सकता है, हाँ या ना? अर्थात यहां पर यदि डेल्टा EN1 का मान ज्यादा हुआ डेल्टा EN2 से, AOH अम्लीय होगा, अर्थात ये वाला बंध टूटेगा, ये वाला बंध, ठीक है। और यदि डेल्टा EN1 मतलब पहले ये वाली विद्युत ऋणता का अंतर कम है, इधर विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा है, हाँ या ना? तो भाई साहब AOH क्षारीय होगा, फिर ये वाला बंध टूटेगा, इधर ज्यादा आयनिक गुण ज्यादा इनके बजाय। जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण, हाँ अब जरा देखो ध्यान से, ये नोट कर लो, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि देखो ध्यान से फास्फोरस, जैसे कि देखो ध्यान से नमिया, जैसे कि देखो क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये था सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मैंने ऐसे बनाया, मेरे से भूल हुई, मैंने ऐसे बनाया दोनों को। अब जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन फिक्स है, वही ऑक्सीजन यहां है, यहां एक बार क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 3, सोडियम की 1 से कम होती है, सोडियम धातु है, धातुओं की विद्युत ऋणता 1 से कम होती है, मैंने मान ली 1, इसकी 3.5, इसकी 3.5, ये हाइड्रोजन की 2.1, इधर का अंतराल कितना आया 1.4 का, इधर का कितना आया 0.5 का, इधर का अंतराल कितना आया 1.4 का, इधर का अंतराल कितना आया, अरे इधर का 0.9 का आया, इधर का अंतराल कितना आया 1.4 का आया। तो अब आप मुझे बताओ, पहले वाला यौगिक, पहले वाला हाइड्रोक्साइड आयनिक है या सहसंयोजक है, हाँ या ना? पहले वाला आयनिक या सहसंयोजक है, ये बता दो। पहले वाला आयनिक या क्षारीय, सॉरी अम्लीय या क्षारीय? अरे अनुराग बर्मन, तेरे को बेटा ब्लॉक करूं क्या? अनुराग बर्मन, तेरे को ब्लॉक करूं क्या? तेरा आईडी लिखूं क्या? तेरे को ब्लॉक करूं क्या? ठंड लग जा, थोड़ा शांत बैठ जा। हाँ भाई, जितना भी अंतर आएगा 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। मतलब जरा देखो ध्यान से, इन दोनों में से ज्यादा विद्युत ऋणता का अंतर ये होगा, अर्थात H निकलेगा।
मतलब ClOH जब टूटेगा ना तो इस तरीके से टूटेगा, ये ClO माइनस बनाएगा, H प्लस देगा क्योंकि ये अम्लीय है। जबकि यहां पर इन दोनों में विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा है, अर्थात जब NaOH टूटेगा तो क्या देगा, Na प्लस OH माइनस देगा। पता है ना तुम्हें, क्योंकि NaOH तो क्षार होता है, NaOH तो क्षार होता है, NaOH तो क्षार होता है। सही किया बेटा, सही किया, समझ में आया। क्योंकि इधर विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा है, अर्थात ये ज्यादा आयनिक होगा बंद, ये टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस में, और यहां पर इधर विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा है, ये टूट जाएगा, अर्थात ये अम्लीय होगा। इस पर यहां पर ठीक है, पहले वाला अम्लीय, दूसरा वाला क्षारीय। अरे यार ठीक है ना, दशमलव में जो भी अंक आया होगा, अरे यार ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया 3.5, ये 2.1, 3.5 2.1, ये 3.0, इसकी मैंने 1 मान ली। तो यहां पे दोनों के बीच में अंतराल कितना आया, 0.5 का आया। इधर अंतराल कितना आया, 1.4 का आया। यहां पे अंतराल कितना आया, 2.4 का आया है। इधर 1.4 का आया। खुश, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि क्लोरीन का जो ये हाइड्रोक्साइड है ये अम्लीय है, जबकि सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्षारीय है। ये समझ में आया, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे तो लगा लेना आप। ओके जी, तो ये बात क्लियर हो गई, अर्थात यह एक अम्लीय होगा और यह एक क्षारीय होगा। नोट कर लो, फिर जाओ, खत्म। हाँ जी, जाओ, बाय 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 बाय। हाँ जी, तो इसी के साथ बेटा ये वाला खत्म हो गया। लखन सोलंकी बेटा टाइम दे चीजों को अच्छे से, ठीक है। देखो दोबारा से मैं यहां पर आपको एक्सप्लोर करवा देता हूं सारी चीजें। विद्युत ऋणता हमने पढ़ा, इससे पहले ये वाला पढ़ा, ईए का आवर्ती विचलन देखा, इसको हमने समझाया, बढ़िया से मैंने बताया। देखो ईए का क्रम आवर्त 1 में ये होता है, क्योंकि ये तो अक्रिय गैस से इसका ज्यादा रहेगा, लेकिन आवर्त संख्या 2 में ध्यान रखना, नियोन का, फिर नियोन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर किसका आएगा, आपके बेरिलियम का। नियोन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर बेरिलियम का। बोरोन से भी ज्यादा लिथियम के लिए होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्योंकि वो एस कक्षक पूरा भर जाएगा उसके लिए, ठीक है। फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये आया, ये खत्म। फिर वर्ग में ध्यान रखना, 17 वाला ध्यान रखना, स्पेशली फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है। दूसरी बात, कारण पूरा लिखा दिया। अगला, वर्ग संख्या 16 में ऑक्सीजन का आकार इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो सबसे लास्ट में आता है, जबकि नाइट्रोजन दूसरे नंबर पे चला जाता है। ये इसके लिए हो गया, ये खत्म। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ठीक है, कैसे कैसे लेगा सब मैंने बता दिया। प्रतिशत एस लक्षण ये आप आगे पढ़ोगे, अब इसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। और ये क्रम देख लिया, ये देख लिया, इनके मान ध्यान रख लिए, देख लिए, सूत्र देख लिया, पाउली स्केल, पॉलिंग स्केल देख लिया, मुलिकन स्केल देख लिया, ये समझ लिया, प्रतिशत एस लक्षण याद करना, ओके ओके। और देन ये देख लिया, हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति याद करना, ठीक है, ओके। तो इसके बाद की चीजें बाद में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।